सरिता बहुत ही चालबाज औरत थी। दूसरों की बुराई किए बिना उसका खाना हजम ही नहीं होता था। सरिता के पड़ोस में निर्मला नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले ही निर्मला के बेटे विकास की शादी हुई थी। निर्मला अपनी बहू को बड़े थाट से रखना चाहती थी, इसलिए उसने घर का डेकोरेशन पूरी तरह चेंज करवा दिया था। बहू की पसंद की सारी चीज़ों के साथ साथ निर्मला ने उसके लिए नया एसी भी खरीदा था। और ये सब देखकर सरिता को बहुत जलन होती थी। ऐसा लगता है इसके घर बहू नहीं बल्कि कोई अप्सरा आई हो। ये निर्मला तो अपनी बहू को बिल्कुल रानी बनाकर रख रही है, लेकिन इससे पहले कि मोहल्ले वाले इसकी तारीफ करें, मैं इसे बदनाम करके रख दूंगी। फिर अगले दिन कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थी, तभी वहाँ सरिता पहुँच जाती है। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। मुझसे तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। क्या हुआ सरिता, अब कौन सी आफत आ गई? अब क्या बताऊं, वो निर्मला है ना, उसने अपने बेटे के ससुराल वालों को निचोड़ लिया है। मैंने सुना है इसकी बहू के माता पिता बहुत गरीब है, लेकिन लालची निर्मला ने उन पर ज़रा भी तरस नहीं किया। तुम सबने देखा नहीं, शादी के बाद से ही उसके घर का रंग रूप पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, ये बात तो है। उसके घर में एक से बढ़कर एक चीज़ें आने लगी है। वही तो मैं कह रही हूँ। अब तक तो वो बंगला था, लेकिन अब किसी राजा के महल की तरह हो गया है। पता नहीं अपनी बहू के गरीब माता पिता को लूटकर इस निर्मला को नींद कैसे आती है। लेकिन सरिता, ये भी तो हो सकता है कि सारा सामान निर्मला ने अपने पैसों से खरीदा हो। अरे तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। मैं निर्मला की पड़ोसन हूँ, सालों से जानती हूँ उसे। बीमार होने पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, बल्कि काढ़ा पीकर सो जाती है। उसकी जैसी कंजूस औरत इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से खरीदेगी। इस तरह सरिता सभी औरतों के सामने निर्मला की जमकर बुराई करती है। फिर एक दिन, माँ ये लो मिठाई खाओ, आज बहुत बड़ा दिन है। मेरे नए बिजनेस की डील फाइनल हो गई है। बस तुम देखते जाना कि अब मैं कुछ ही महीनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। सच में बेटा, जब से दिव्या हमारे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे तो भाग्य बदल गए हैं। ये ले बहू, सबसे पहले तू मिठाई खा। माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना सम्मान दे रही हो, वरना आजकल की सास अपनी बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मुझे नहीं पता कि वो कैसी सास है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तू मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। इतना कहकर निर्मला अपनी बहू को गले लगा लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद विकास एक नई कार खरीद कर ले आता है। उसकी नई कार देखकर सरिता के सीने पर सांप लौटने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये विकास तो नई कार खरीद कर ले आया। दूसरी तरफ मोहल्ले की औरतें विकास की तरक्की देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। अरे तुम सब पागल हो, विकास ने अपने पैसों से कार नहीं खरीदी, बल्कि उसकी ससुर ने भेजी है। कुछ दिनों पहले दोनों माँ बेटे दिव्या की खूब पिटाई कर रहे थे। विकास जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अपने माता पिता से बोल कि मुझे कार खरीद कर दी। इसीलिए तो उसकी ससुर ने मजबूर होकर उसे कार खरीद कर दे दी। देख लेना, ऐसे लालची लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह निर्मला के घर की बुराई करने के बाद सरिता को राहत महसूस होती है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन, निर्मला बहन, एक बात पूछी तो बुरा नहीं मानोगी ना? हाँ हाँ शांता, पूछना, क्या बात है? वो सरिता है ना, वो सबसे कहती फिरती है कि तुमने अपने बेटे के ससुराल वालों पर दबाव बनाकर उनसे ये सारी कीमती चीज़ें खरीदवाई हैं। वो तो ये भी कहती है कि तुम माँ बेटे बहुत लालची हो, तुम दोनों बेचारी बहू पर बहुत अत्याचार करते हो। ये सुनकर निर्मला हंसने लगती है। तभी वहाँ विकास भी आता है। अच्छा, तो सरिता आंटी इस तरह पूरे मोहल्ले में हमारी चर्चा कर रही हैं। वो सरिता आंटी तो मुझे पहले से ही नहीं पसंद। जब भी मैं छत पे कपड़े सुखाने जाती हूँ तो मुझे घूर घूर कर देखती रहती हैं। अरे बहू, ऐसे जलने वाले लोगों से उलझते नहीं, बल्कि उन्हें और जलाते हैं। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हमें वैसा ही करना चाहिए। उस दिन के बाद से निर्मला जो भी चीज़ खरीद कर लाती तो वो सभी औरतों के सामने जानबूझकर कहती कि वो चीज़ उसकी बहू के मायके वालों ने भिजवाई है। हे भगवान,
मैं तो सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें इन्होंने खरीदी है, लेकिन ये तो बहू के मायके से आई है। इसका मतलब निर्मला ने दहेज लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ही दिनों में मेरे बेटे की शादी होने वाली है, अब मैं भी ढेर सारा दहेज लूँगी। और फिर ना समझी में आकर सरिता अपने होने वाले समधी से ढेर सारा दहेज मांगने लगती है। सुनिए समधी जी, मुझे दहेज में एक कार चाहिए और 50 तोला सोना, साथ में घर का सारा सामान। देखिए ये रही लिस्ट, अगर इनमें से एक भी चीज़ कम हुई तो मैं शादी तोड़ दूंगी। इस तरह उन्हें धमकाकर सरिता अकड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब ये बात सरिता के बेटे नितिन को पता चलती है तो उसे अपनी माँ पर बड़ा गुस्सा आता है। ये सब क्या है माँ? तुमने मेरे होने वाले ससुर से इतना सारा दहेज क्यों मांगा? अरे मैं ठीक ठाक कमाता हूँ, फिर आखिर तुम्हें किस बात का लालच है? अरे बेटा, तू एक नंबर का बेवकूफ़ है। उस निर्मला को देख, अपने बेटे की शादी में उसने घर भर के दहेज लिया है। भगवान ने जब मुझे ये मौका दिया तो मैं भला पीछे क्यों रहूं? मैं तो मन माना दहेज लेकर रहूंगी। माँ, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं है जो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सके। अरे नालायक, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई और तू अभी से उन लोगों की तरफदारी करने लगा। खबरदार, दहेज के मामले में अगर तू बीच में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चुपचाप अपने ऑफिस जा। बेचारा नितिन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सरिता ढेर सारा दहेज मिलने की खुशी मना रही थी। फिर कुछ दिनों बाद नितिन की शादी का दिन भी आ जाता है। अरे ये क्या समधी जी, दहेज का सामान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तो आपको लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी ना, फिर सारा सामान कहाँ है? तभी वहाँ एक आदमी आकर सरिता से कहता है, सुनिए, मैं पास की पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर हूँ। आपकी बदनामी ना हो इसलिए मैं सादे कपड़ों में आया हूँ। मैंने सुना है आप अपने बेटे के ससुराल वालों पर दहेज के लिए दबाव बना रही हो। कानूनी तौर पर यह गलत है। अगर आपने दहेज में फूटी कौड़ी भी ली तो मजबूरन मुझे आपको जेल में बंद करना पड़ेगा। जेल की बात सुनकर सरिता के होश उड़ जाते हैं। हाँ माँ, ये भले पुलिस वाले हैं जो हमें यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, वरना पुलिस वाले पहले लोगों को पकड़कर जेल में बंद करते हैं, उसके बाद ही कोई बात करते हैं। इसलिए दहेज का ख्याल भूल जाओ माँ, वरना इस उम्र में तुम्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ना बाबा ना, मुझे जेल नहीं जाना। इंस्पेक्टर साहब आप जाइए, मैं 1 रुपया भी दहेज नहीं लूँगी। उसके बाद सरिता बिना दहेज लिए अपने बेटे की शादी करवा देती है और फिर अगले दिन वही इंस्पेक्टर नितिन से मिलने आता है। क्या एक्टिंग की यार तूने, मान गया। अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो मेरी माँ की तो अकल ठिकाने ही नहीं आती। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। दूसरी तरफ सरिता को उसका सबक मिल जाता है और वो दोबारा निर्मला के परिवार वालों के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती। शशांक के कमरे से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। मुझे लगा मेरी पत्नी सुदीप्ता अंदर ही है। तभी एक आवाज आई, आई लव यू यार। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बाहर निकलो दोनों, मेरे भरोसे का मजाक बना दिया है तुमने। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और तुमने, छी। मेरा नाम है गौरव। जब सुदीप्ता से मेरी शादी हुई थी तब एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे पर हम खुश थे। मुझे आज भी याद है, हमारे हनीमून पर मैं उसे कहीं बहुत अच्छी जगह घुमाने नहीं ले जा पाया था और हमने हाईवे पर एक ढाबे पर डिनर किया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपनी पत्नी को किसी अच्छी जगह पर डिनर करवाने नहीं ले जा सका, पर सुदीप्ता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा था, खाना तो कहीं भी खा सकते हैं, खा किसके साथ रहे हैं वो जरूरी है। 3 काम में कड़ी मेहनत करने के बाद मेरा तबादला हुआ। मुझे सूरत भेजा जा रहा था। पगार भी काफी बढ़ चुकी थी। हम दोनों बहुत खुश थे। मुझे याद है जब रात को हम हमारे घर पहुंचे थे सूरत में, हमारे नीचे के फ्लैट वाले मिश्रा जी बाहर खड़े थे हमें रिसीव करने के लिए। हालांकि इनको मैं मिश्रा जी बुलाता था पर ये उम्र में मुझसे काफी छोटे थे। ऐसा लगता था जैसे बस कॉलेज पूरा करके ही आ गए हैं। मिश्रा जी यानी शशांक काफी मजेदार बंदा था। हमेशा खुश रहना, हर 2-3 महीनों में छुट्टी लेकर बाहर घूमने चले जाना, मिश्रा जी के अलग ही मजे थे। दूसरी तरफ मेरे काम पे जाने की वजह से सुदीप्ता काफी अकेली पड़ गई थी। पहले तो मुझे लगा शायद सब ठीक है,
पर फिर एक रात मैंने सुदीप्ता को फोन पर उसकी मम्मी से बात करते वक्त रोते हुए सुना। माँ, यहाँ कुछ भी करने को नहीं है। मैं सारा दिन अकेली रहती हूँ। पता नहीं माँ, मैं तो सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। गौरव को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। वो पूरे दिन ऑफिस में ही रहते हैं। मैं उन्हें अपना टेंशन नहीं देना चाहती माँ। मैंने दोनों की पूरी बात सुन ली थी और अपना मन बना लिया था। मैंने अगले ही दिन ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी। रात को जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर पर ताला लगा हुआ पाया। पहले तो मैं घबरा गया, फिर मैंने मिश्रा जी के फ्लैट से सुदीप्ता के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। अरे सुदीप्ता, तुम यहाँ? हाँ, मिश्रा जी मुझे अपने ट्रिप्स के बारे में बता रहे थे। बहुत ही मजेदार किस्से हैं इनके। अच्छा, खैर छोड़ो, घर चलते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैंने सुदीप्ता को छुट्टी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हो गई। लेकिन मुझे कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक अफवाह सुनने में आई कि सुदीप्ता और मिश्रा जी का अफेयर चल रहा है। मैंने पहले तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे मेरा मन बदलने लगा। मैं जब रात को घर लौटता तो सुदीप्ता मुझे ज्यादातर मिश्रा जी के घर पर ही मिलती। एक ऐसे ही दिन मेरा ध्यान एक दूसरी चीज की तरफ गया जब मैंने सुदीप्ता को आवाज लगाई। चलो सुदीप्ता, काफी रात हो गई है। हाँ, 1 मिनट। चल शशांक, मैं भी निकलती हूँ। बाद में बात करेंगे तेरे स्कूल की, ठीक है? सुदीप्ता अब मिश्रा जी को नाम से बुलाने लगी थी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मेरा काम से भी मन हटने लगा था। मैं बहुत स्ट्रेस लेने लगा। 1-2 बार तो मैं घर में सुदीप्ता से छोटी मोटी बातों पर झगड़ भी लिया। बस मेरी आखिरी उम्मीद थी ये छुट्टी। इस छुट्टी की अब सुदीप्ता से ज्यादा मुझे जरूरत थी। एक दिन मुझे मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने कैंटीन में पकड़ लिया, जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। और गौरव, कैसे हो? बस शर्मा जी, ठीक ही चल रहा है। आप सुनाइए। मेरा तो सब बढ़िया है। मेरी मिसेस बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब चल रही है। नहीं, वो थोड़ा सा काम का प्रेशर के कारण। अच्छा, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आप मिश्रा जी से दूर ही रहिएगा। उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। कैरेक्टर? मुझे तो ठीक ही लगते हैं। नहीं, आप तो जानते ही हैं कि मिश्रा नाइट शिफ्ट वाले हैं। मेरी मिसेस बता रही थी कि पूरे दिन उनके घर से औरतों की आवाजें आती रहती है। अभी आपकी वाइफ भी अच्छी फ्रेंड है मिश्रा जी की, इसलिए सोचा आपको बता दूं। अरे, कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी बोल देंगे क्या? अरे लो, बात ही ऐसी है। तुम्हारा गुस्सा वाजिब है। सच अंगारे की तरह होता है। जब आदमी को छूता है तो आदमी थोड़ा तिलमिला जाता है। मैं उसी वक्त टैक्सी से घर पहुंचा। जैसा शर्मा जी ने कहा था, शशांक के कमरे से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। मेरे दिमाग का शक यकीन में बदल गया था। शक में मैं इतना अंधा हो चुका था कि उसी वक्त कमरे में से आवाज आई, आई लव यू यार। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बाहर निकलो दोनों। मेरे भरोसे का मजाक बना दिया है तुमने। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और तुमने। छी। आवाज सुदीप्ता की थी, यह सोचकर मैंने चिल्लाना शुरू किया और दरवाजा ठोकना भी। आजू बाजू वाले भी इकट्ठा हो गए मुझे चिल्लाता सुनकर। मिश्रा जी दौड़ते हुए बाहर निकले। क्या हुआ गौरव भैया? क्या हो गया? मेरी बीवी कहाँ है? बाहर लाओ उसे। तभी उसके पीछे से एक लड़की आई। ये तो मेरी मंगेतर है, रोशनी। सुदीप्ता भाभी तो घर पर होंगी ना? जब मैं अपने पीछे खड़ी भीड़ को देखने के लिए पलटा तो मुझे उसमें सुदीप्ता खड़ी दिखाई दी, जो कि गुस्से और घिन से मेरी तरफ देख रही थी और आजू बाजू वाले उसे देख रहे थे। हम बस 2 दिन में अपनी छुट्टियों के लिए जाने वाले थे, लेकिन सुदीप्ता मुझे हमेशा के लिए छोड़कर लंबी छुट्टी पर चली गई, अपने मायके। शहर के इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही एक बस्ती थी जिसे लोग भीमा की बस्ती के नाम से जानते थे। भीमा की बस्ती यानी कि भीख मांगने वाले बच्चों का एक पूरा का पूरा गैंग, जिसमें हर उम्र के बच्चे शामिल थे। भीमा उन बच्चों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दिया करता था। एक दिन शाम के वक्त भीमा की बस्ती में, मुन्ना इधर आ। कितने रुपए की भीख मांगी आज तूने? चल निकाल पैसे। भीमा भैया, मुझसे यह काम नहीं होता। मुझे भीख मांगने में बहुत शर्म आती है। लोग गालियां देते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं। मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। क्या कहा तूने? भीख मांगने नहीं जाएगा? मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है तेरे जैसे अनाथ बच्चों के लिए? तुझे पता नहीं, जो बच्चा मेरी बस्ती में आकर भीख मांगने से मना करता है, मैं उसके साथ क्या करता हूँ? बताऊं तुझे?
नहीं भैया, मुझे डर लगता है। वहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते वक्त गाड़ी आती है बहुत तेज चलती हुई। मुझे बहुत डर लगता है। तेरा डर तो अभी निकालता हूँ। इतना कहकर भीमा ने अपने एक साथी कालिया को जोर से आवाज देकर बुलाया। कालिया, कालिया, इधर आ। देख रहे ये लड़का भीख मांगने से मना कर रहा है। जरा इसको बता तो सही कि भीमा की बस्ती में जो भीख मांगने से मना कर देता है उसके साथ भीमा क्या सलूक करता है। कौन है रे? किसने मना किया? किसकी शामत आई है जो भीख मांगने नहीं जाएगा? भीमा हाथ से इशारा करते हुए। ये देख, अपना दीपू। अरे वही है जिसको तू अभी अभी कुछ दिन पहले गांव से उठाकर लाया था। कितनी बार मैंने तेरे को बोला रे, ऐसे बच्चों को ना लाया कर, साला दिमाग खराब कर देते हैं। आप चिंता ना करें भाई, इसको मैं देखता हूँ। इतना कहकर कालिया वहाँ बच्चों के झुंड में से एक बच्चे को हाथ पकड़कर घसीटते हुए सबके सामने लेकर आया। उस बच्चे का एक पैर टूटा हुआ था और वो बच्चा बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रहा था। शाबाश कालिया, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। और दीपू देख, ये मुन्ना है। अभी 2 महीने पहले इसको कालिया रेलवे स्टेशन से उठाकर लाया था। ये भी बहुत बकबक किया रे कि मेरे को भीख नहीं मांगना, मेरे को भीख मांगने नहीं जाना। देख मैंने इसके साथ क्या किया। भाई ने इसकी टांगे तोड़ दी, लंगड़ा कर दिया इसको। अब क्या करेगा? अब तो भीख मांगेगा ना। देख दीपू, अगर तू चाहता है कि तेरे साथ ऐसा कुछ ना हो तो चुपचाप कल से भीख मांगना शुरू कर दे। अभी तो तेरे हाथ पैर सलामत है। तेरी भोली सूरत देख के तो कोई भी तुझको अच्छा खासा पैसा दे देगा। इसीलिए कहता हूँ अपना काम शुरू कर, कल सुबह से काम पे लग जा। नहीं तो तू जानता है कि भाई को तेरे पर कोई तरस नहीं आने वाला। हाथ पांव तोड़ना, अपाहिज बनाकर भीख मंगवाना सब कुछ आता है। अरे हम कुछ भी कर सकते हैं, समझा? भीमा और कालिया की बात सुनकर दीपू बुरी तरह से डर गया और उसके सामने भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगली सुबह बच्चों के झुंड के साथ दीपू भी भीख मांगने ट्रैफिक लाइट की तरफ चला गया। दीपू आने जाने वाली गाड़ियों के शीशे खटखटाता था और उनसे भीख मांगने लगता। कुछ पैसे दे दो साहब, सुबह से भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। दीपू एक कार के सामने खड़ा भीख मांग रहा था। तभी उस कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लगभग 40 साल का आदमी बाहर आया। वो एक पत्रकार था। उसने दीपू से कहा, बेटा तुम इस तरह यहाँ खड़े होकर भीख क्यों मांग रहे हो? ये तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि तुम भिखारी हो। साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बस कुछ खाने को दे दो, कुछ पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ही काम कर रहा हूँ। मुझे बताओ तुम भीख क्यों मांगते हो? नहीं साहब, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, वरना वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और इतना कहकर दीपू बिना पैसे लिए वहाँ से भाग जाता है। शाम को बस्ती में। क्या रे दीपू, कितना पैसा इकट्ठा किया आज? भैया मैं गया था भीख मांगने, लेकिन मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। तू क्या शक्ल से कहीं का हीरो लगता है क्या, जो तेरे को पैसा नहीं दिया? समझता क्या है अपने आप को? अगर कल से खाली हाथ आया ना तो जानता है क्या होगा? अरे कालिया, इसको शायद पता नहीं कि जो बच्चा बस्ती में शाम को खाली हाथ बिना भीख मांगे वापस आता है उसे शाम का खाना नहीं मिलता, और मेरी स्पेशल वाली छड़ी से मार पड़ती है वो अलग। देख दीपू, आज तो तेरा पहला दिन है इसीलिए तुझे माफ किया, लेकिन कल अगर तू पैसे लेकर नहीं आया तो देख लेना। अगले दिन दीपू फिर से भीख मांगने उसी जगह पर जाता है और वो पत्रकार उसका इंतजार कर रहा था। बेटा, कल तुम मुझे देखकर भाग क्यों गए थे? देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? आप सच में मेरी मदद करेंगे? मुझे कुछ होगा तो नहीं? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, किन लोगों के लिए काम करते हो तुम? वहाँ फैक्ट्री के पीछे एक बस्ती है, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। किसकी बस्ती है? वो भीमा नाम के आदमी की। वो गरीब बच्चों को गांव से उठाकर यहाँ ले आता है और उनके हाथ पांव तोड़कर उनसे भीख मंगवाता है। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, बस मुझे वहाँ का पता दे दो।
अगर उन लोगों को पता चला कि मैंने आपसे बात की है तो वो मुझे मार डालेंगे, नहीं तो मेरे हाथ पैर तोड़कर मुझे कहीं फेंक देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लो कुछ पैसे लेकर जाओ, कहना कि तुम्हें भीख में मिले थे और कल सुबह का इंतजार करना। अगली सुबह वो पत्रकार पुलिस को लेकर भीमा की बस्ती में पहुंच गया, लेकिन न जाने कैसे भीमा को पुलिस के आने की खबर मिल गई। भीमा कौन है? साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? हमको खबर मिली है कि तुम यहाँ पर बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करते हो। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, जैसे तैसे अपने लिए मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये गलत बोल रहा है। मुझे सही खबर मिली है, यहाँ पर बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करवाया जाता है। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, आपको कोई गलत खबर मिली होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, ना कोई बच्चा, ना ऐसी कोई चीजें जिनसे हमें इस बात का पता चले। जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो तब तक हम इस चीज पर कोई काम नहीं कर सकते। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। पुलिस इंस्पेक्टर पत्रकार की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तभी दीपू वहाँ से दौड़ता हुआ आता है। उसके सर से खून बह रहा था और कालिया उसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ रहा था। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। पुलिस को देखकर कालिया वहीं के वहीं रुक गया। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे सर से खून क्यों बह रहा है? पत्रकार अंकल सही कह रहे हैं, ये भीमा और कालिया हम गरीब बच्चों से भीख मंगवाते हैं। जाने कैसे इन्हें पुलिस के यहाँ आने की खबर पता चल गई। पीछे गोदाम में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बंद करके रखा हुआ है। शाबाश बच्चे, तुम इतने छोटे हो, लेकिन आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। उसके बाद पुलिस भीमा और कालिया को गिरफ्तार कर लेती है और उन सारे छोटे छोटे बच्चों को वहाँ से निकालकर एक अनाथ आश्रम तक पहुँचा देती है। दीपू को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया। सब बच्चे बहुत खुश हुए।